रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और चैप्टर 10 का जो टॉपिक आपको इस वक्त नजर आ रहा है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो आप सबकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो इसका थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं स्लाइड शो के ऊपर, ताकि थोड़ी सी चीजें बड़ी हो जाए, क्लियर हो जाए और हमें नजर आ रहा हो। ठीक है, लेट मी चेक कि ये मेरी जो स्क्रीन है वो स्लाइड शो शेयर हो रही है। ये अब शेयर होगी। ठीक है, सो इसको मैं एक दफा दोबारा देख लूँ। जी, सो ये जो स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो रही है वो स्लाइड शो है। ठीक है, और जैसे कि आप इसके अंदर ये देख सकते हैं, आपके ये जो चैप्टर 10 का नेम है, ठीक है, वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच होती है। फिजिक्स जो है वो हमारे पास फिजिक्स की जो थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है, ये वो ब्रांच है। सो आई वाज टेलिंग यू दैट कि चैप्टर 10 का जो नेम है, सबसे पहले तो उस पर फोकस करते हैं, ये है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, अगर नहीं भी जानते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसी तमाम चीजों से डील करते हैं जिसमें हमने थर्मल चेंजेस को देखना होता है, टेम्परेचर चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, और ऐसी तमाम चीजें जिसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी चीज का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, किस तरीके से राइज करते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, और इस रेस के पीछे वजूहात क्या होती हैं, वो तमाम चीजें जिस फिजिक्स की ब्रांच में आती है, दैट इज गोइंग टू बी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है, ये बेसिकली आपको क्या बताती है कि हमने ऐसी तमाम चीजें जिसमें थर्मल चेंजेस इन्वॉल्व होंगे वो इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होंगी। सो ये जो चैप्टर है आपका, अगर आप अपने बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्टार्ट करें, चैप्टर की सीरीज से स्टार्ट करें, तो पहले जो 3 चैप्टर्स थे वो आपके सरासर किसके ऊपर थे? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो आपकी मैकेनिक्स की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, मैकेनिक्स के बाद आप लोगों ने फोर्थ चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी को पढ़ा। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में आपने बिल्कुल एक नई चीज पढ़ी, सर्कुलर मोशन। सिक्स चैप्टर में आप फ्लूइड डायनामिक्स पर निकल गए। सेवन चैप्टर में आप लोगों ने ऑसिलेशंस को शुरू कर दिया। एट चैप्टर में आपने वेव्स पढ़ा, वो काफी ह्यूज चैप्टर था जो कि आपने कवर किया टिल जो है वो डॉपलर इफेक्ट। और उसके बाद नाइन चैप्टर बिल्कुल एक अलग कैटेगरी का चैप्टर था जिसमें आप लोगों ने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, लाइट की जितनी भी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन से रिलेटेड फिनोमेना, सारे आपने फिनोमेना जो है वो आपने कवर अप करने की कोशिश की। और उन फिनोमेना के बाद आप लोगों ने ये देखा कि चैप्टर 10 जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी का चैप्टर है, ये आपको बाकी तमाम चैप्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो क्या आता है। ये मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए वही चीज उठाई है जो कि आपकी बुक में शामिल है। ये आपकी बुक का जो पेज है उस पर आपको ये 10.1 टॉपिक नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली आपकी बुक का ही एक एक्सट्रैक्ट है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है स्लाइड के ऊपर। तो इसका नाम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है जब थर्मोडायनेमिक्स हम शुरू करें तो सबसे पहला जो हमने स्टार्ट लेना है वो लेना है थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ जब हम इसका स्टार्ट लेंगे तो इसमें सबसे पहली बात आपको क्या दिखाई दे रही है? ये डेफिनेटली पैराग्राफ्स आपके पास मौजूद हैं, कन्वीनियंस की खातिर आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ उठा के डाली हैं और आप चाहें तो उसको आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेम्परेचर का हम एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे एक आइस का क्यूब है जिसका टेम्परेचर डेफिनेटली क्या है? T2, और ये T2 टेम्परेचर आपको डेफिनेटली पता है कि कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास टेन जो वो बॉटल का जो एक सॉरी बॉटल का एक कैन मौजूद है। 10 कैन तो नहीं इसको कहना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैन मौजूद है बॉटल का, इसकी जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो थोड़ी सी ज्यादा है। यानी कि अगर हम ये कहें कि ये जो टेम्परेचर है ये T1 है और इसका जो टेम्परेचर है T2, तो डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि T2 इज लेस देन T1, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जब ये दोनों दूर पड़े हुए हैं तो ये पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे आप इनको करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा? यहाँ से हाई टेम्परेचर से हीट निकल के जाएगी टुवर्ड्स लो टेम्परेचर। और हमेशा याद रखें कि हीट ट्रांसफर का जो असूल है वो क्या है? वो यही है कि चीजें हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर T1 हायर है और टेम्परेचर T2 लोअर है, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर T1 से हीट निकल के कहाँ जाएगी? T2 पे जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि इस कैन से हीट निकल के इस आइस क्यूब पे जाएगी। कब? जब आप इन दोनों को करीब ला के टच करेंगे। और इससे क्या होगा कि जब ये हीट जाएगी तो थोड़ी देर के बाद जब इन दोनों के दरमियान में हीट का एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर ये दोनों एक ही टेम्परेचर के ऊपर आ जाएंगे। इसका भी टेम्परेचर T हो जाएगा और इसका भी टेम्परेचर T हो जाएगा। और इस टेम्परेचर के आने के बाद ये दोनों किस कंडीशन में चलेंगे? ये चलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, इक्विलिब्रियम वैसे भी आप जानते हैं कि इसमें ये क्या कंडीशन होती है, जिससे आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इसमें आने के बाद चीजों के अंदर फर्दर चेंजेस आने बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आपका
टिन और आपका ये जो आइस क्यूब है, जब ये दोनों एक ही टेम्परेचर अचीव कर लेंगे, अटेन कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट अचीवमेंट ऑफ टेम्परेचर इनके अंदर फर्दर जो हीट एक्सचेंज है वो बंद हो जाएगा, हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा और दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है आपका, जिसमें ये शामिल है आपका कैन और आपका ये जो आइस क्यूब है, ये एक थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गए हैं क्योंकि ये दोनों सेम टेम्परेचर को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जी अकरिंग, या आप ये कह लें कि अचीविंग द सेम टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। इस पैराग्राफ को मैंने चंक्स की सूरत में आपके साथ शेयर किया है। होप सो कि अब आप जब इस पैराग्राफ को खुद पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक और डायग्राम है, ये बुक से रिलेटेड नहीं है, मैंने कहीं और से लिया है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हॉट कलर का ब्लॉक है, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, रेड हॉट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू है जो नॉर्मली कोल्ड को करता है। तो ब्लॉक ए का टेम्परेचर हायर है एज कम्पेयर टू ब्लॉक बी। इसका मतलब है कि अगर इसका टेम्परेचर मैं यहाँ पे T1 ले लूँ, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, अगर इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T2 है, तो डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि T1 T2 से बड़ा है। ठीक है, जैसे ही आप इनको आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के लगो लाने के लिए कांटेक्ट में लेकर आएंगे, इन टच लेकर आएंगे, तो यहाँ से हीट निकल के गर्म वाले ब्लॉक से ठंडे वाले ब्लॉक में जाएगी और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि आपका ए ब्लॉक और आपका बी ब्लॉक दोनों सेम टेम्परेचर को अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, तो व्हेन द टू ब्लॉक्स आर द सेम टेम्परेचर, तो ये हीट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि ये जो ए ब्लॉक है और ये जो बी ब्लॉक है, ये दोनों किसमें आ गए, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, बिल्कुल वैसे जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपका ये जो कैन था और आपका ये आइस क्यूब था, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है, सो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो अब ये आपकी बुक का ही पार्ट है, ये वाली जो चीजें आपकी बुक से मैंने उठाई है अगेन। इन अदर वर्ड्स, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम दे हैव द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स की पहली चीज बनती है, पहला इंट्रोडक्शन बनता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंटर है जो कि आपकी अगेन बुक से ही मैंने लिया, बिल्कुल इस पैराग्राफ के नीचे आप क्या देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि टू बॉडीज, वन हॉट एंड अदर कोल्ड, एक गर्म है और एक ठंडी है, आर केप्ट इन वैक्यूम। व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी आफ्टर सम टाइम। वैक्यूम का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को दूर रखा है। दूर रखने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक गर्म बॉडी है और एक ठंडी बॉडी और आपने इनको वैक्यूम में रखा हुआ है, तो वैक्यूम में होने का मतलब ये है कि दरमियान में, यहाँ पर इनके दरमियान में ये सारी क्या है, स्पेस है। और स्पेस या वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई मीडियम नहीं है, हवा नहीं है, जिसके थ्रू आप ये कह सकें कि हीट आपकी जो है ना वो इस मीडियम से या यहाँ इस वाले ब्लॉक से निकलकर इस वाले ब्लॉक में चली जाएगी। तो फिर अगर स्पेस है तो स्पेस में तो कोई मीडियम होता ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, कोई एटम्स नहीं है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ से हीट निकल के यहाँ जाए। और क्या ये पॉसिबल है कि हीट यहाँ से निकल के यहाँ जाए, क्या ये भी पॉसिबल है, या कुछ देर के बाद क्या होगा। तो इसका जो आंसर है ना वो तकरीबन बनता है आपके पास, जो नीचे मैंने आपको दिया है ये वाली चीज, और इसका आंसर क्या है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप लोगों ने ये चीज अच्छी तरह से पढ़ी होगी, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लेके जाती हूँ। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि इस वक्त ये मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ आपके सामने, कि तीन तरह के प्रोसेस होते हैं जिनसे आपकी हीट जो है वो ट्रैवल करती है। पहला वाला प्रोसेस होता है हमारे पास कंडक्शन का। ये वाला प्रोसेस नॉर्मली कहाँ पर होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है, जिसमें आपकी हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। और ये कैसे ट्रैवल करती है, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें पूरा पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, और ये चीज आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ी हुई। ठीक है, तो कंडक्शन का प्रोसेस नॉर्मली सॉलिड्स के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। यहाँ पे ये जो हीट है जब कन्वेक्शन के थ्रू ट्रैवल करती है, तो कन्वेक्शन का मतलब होता है कि आपने इसमें ये चीज जो है वो कहाँ पे पड़ी होगी, डेफिनेटली लिक्विड्स के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, या आप इसको मेरे ख्याल है शायद गैसेस में भी देख सकते हैं, जिसमें हीट आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल होती है। तो अगर वैक्यूम है तो उसका मतलब है कि ना तो वहाँ कंडक्शन हो सकती है, ना वहाँ पे कन्वेक्शन हो सकती है, बिकॉज वैक्यूम के अंदर मीडियम नहीं होता, और मीडियम की वजह से ये दोनों प्रोसेस होते हैं। तो फिर इसमें थर्ड प्रोसेस बचता है जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और वो थर्ड प्रोसेस आपको याद होगा, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन वो वाहिद प्रोसेस है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, वरना ऊपर वाले दोनों प्रोसेस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके मीडियम के ऊपर। तो अगर ये दोनों चीजें मीडियम डिपेंडेंट है तो फिर ये अकेली रेडिएशन बच जाती है जो कि मीडियम इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही काम हो रहा है कि जब दो ब्लॉक्स आपस में दूसरे से दूर पड़े हुए फासले पर, तो बगैर किसी कांटेक्ट के उनके अंदर से जो वैक्यूम है उसमें से ट्रैवल करके जो हीट जा सकती है वो रेडिएशन की फॉर्म में जा सकती है। और आपको पता है कि हीट बिल्कुल वैसे ट्रैवल करती है जैसे कि ईएमटी वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। और जैसे कि आपको 9th क्लास में पता है, सॉरी 9th चैप्टर के अंदर भी मैंने रिसेंटली बताया
कि ईएमटी वेव जब ट्रैवल करती है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि ईएमटी वेव जस्ट एक लाइट वेव है। लाइट वेव जैसा सूरज से आप तक पहुंच जाती है, वैक्यूम को ट्रैवल करके ऐसे हीट भी ट्रैवल करके हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में चली जाती है। यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर T1 है, ठीक है, और ये वाला टेम्परेचर T2 है, और टेम्परेचर T1 T2 से बड़ा है, तो इट मीन्स दैट कि ये वाली हीट आराम से ट्रैवल करके थ्रू रेडिएशन ये प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ से ये समझ आई होगी बात। अब दोबारा से अपनी उसी स्लाइड शो पे वापस चलते हैं, ठीक है। So here we go, आप देख रहे हैं there is a sort of electromagnetic radiation as the two bodies are kept in a vacuum and without contact, conduction and convection are not possible, so the heat has traveled from one body to the other in the form of radiation। ये इसका आंसर बनेगा। और इसका मतलब है कि थोड़ी देर के बाद हो सकता है कंप्लीटली ये ऊपर वाली प्रोसेस की तरह नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि कुछ देर के बाद इस वाली बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए और इसका थोड़ा ज्यादा हो जाए, बिकॉज हीट ट्रैवल करके आएगी। इसका मतलब है कि हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ जाती है, और हीट का जो फ्लो है ये आप एरो देख भी रहे हैं, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है कि गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ, यानी कि हाई टेम्परेचर से आप लो टेम्परेचर की तरफ गए। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम की एक और एग्जांपल मैंने रखी है आपके सामने, जिसमें हम ये क्या देख रहे हैं कि एक कप ऑफ कॉफी है जिसमें आपने एक चम्मच रखा हुआ है। तो थोड़ी के बाद क्या होगा, जब कॉफी ठंडी होगी तो आपका चम्मच जो है वो गर्म हो जाएगा। इसकी रीजन क्या है कि जो गर्म चीज थी उसने अपनी हीट ट्रांसफर की है टुवर्ड्स दिस कोल्डर पार्ट, और ये कोल्डर पार्ट क्या था, ये स्पून था। तो गर्म चीज ने ठंडी चीज को अपनी हीट ट्रैवल करवाई है, और जब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, जब तक कि दोनों चम्मच और कॉफी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे तो फिर फर्दर हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जो उसका मतलब ये हुआ कि two systems are at the same temperature, they are said to be in thermal equilibrium and there is no resultant flow of heat। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद क्योंकि दोनों चीजें एक टेम्परेचर पर आ जाती हैं, यानी कि कॉफी भी आपकी टी टेम्परेचर पर आ जाएगी, चम्मच भी टी टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो फिर इन दोनों में फर्दर हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा। अब आते हैं जी अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ, एंड द सेकंड आर्टिकल इज सेड टू बी वर्क, ठीक है। वर्क की एग्जांपल आप लोग पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने चैप्टर 4 पूरा इसी को डेडिकेट किया था। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने वर्क को थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हमें सबसे पहले ना एक सिस्टम चाहिए होता है। सिस्टम का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक सिस्टम की शक्ल आपको दिखाई जा रही है। थर्मोडायनेमिक्स में आप बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं वो होती है हमारी गैसेस। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है हमारे सिस्टम्स का, वो गैसेस के ऊपर होता है। और गैसेस आपको पता है कि खुली जगह पे तो नहीं रह सकती ना, वो तो निकल जाएंगी। तो उनको फिर आपने एक सिलेंडर में बंद करना होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है जहाँ पे ये सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स को हम रैंडम मोशन में बना लेते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि निकल ना जाए, एस्केप ना कर जाए, तो आपने उनको बंद करने के लिए क्या किया हुआ है, आपने ऊपर ये पिस्टन लगाया हुआ है जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये पिस्टन है, ठीक है। तो इस पिस्टन की मदद से आपने उनको जार में बंद किया हुआ, कैद किया हुआ, ठीक है। अब सपोज करें कि किसी तरीके से अगर ये गैस इस पर प्रेशर लगाती है और आपका पिस्टन इस पोजीशन से, यहाँ मेरे इस पॉइंटर की तरफ देखें, इस पोजीशन से ट्रेवल करके इस पोजीशन पे आ जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास है डेल्टा एस। और इस सारे काम में अगर उसने फोर्स लगाई है ऊपर की तरफ, तो उसका मतलब है कि फोर्स क्या बनेगी, एफ। तो यहाँ पे आप देखें तो काम के यानी कि वर्क के दोनों इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं। और वर्क के दो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, तो वर्क के अंदर आपको दो ही चीजें चाहिए होती है, एक आपको फोर्स चाहिए होता है और दूसरा आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है। इसका मतलब है कि गैसेस जो काम करती हैं वो भी आप वर्क डन के खाते में डाल सकते हैं। और गैसेस जो काम करती हैं वो कैसे करेंगी, इन पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड। या तो पिस्टन अपवर्ड जाएगा या पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा, दो ही कंडीशंस होंगी। अगर पिस्टन अपवर्ड जाता है तो इस सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस है, फोर्स हमारी एफ है। दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बिल्कुल वैसे ही वर्क डन आ जाएगा बाय द गैस, जिस तरह से आपने शुरू में वर्क डन निकाला था बाय डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन आपके सामने बन रही है ये वर्क डन की इक्वेशन है। और वर्क डन जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह का होगा, या तो गैस पिस्टन को ऊपर उठाएगी, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आप चाय बनाने के लिए केटल में पानी बॉईल करते हैं तो आपने देखा होगा कि केटल बेस्ट एग्जांपल है इस सिस्टम को इमेजिन करने के लिए, ठीक है, एज्यूम करने के लिए। केटल में जो स्टीम बनती है जब पानी बॉईल होता है चाय के लिए, तो जो स्टीम बनती है वो क्या करती है, वो आपकी केटल के ढक्कन को अपवर्ड
लिफ्ट करती है। इसका मतलब है कि गैस में इतनी ताकत होती है ना कि वो पिस्टन को ऊपर लिफ्ट कर दे। इसका मतलब है कि गैस काम कर सकती है। तो जो काम गैस खुद करेगी इन पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड, उस काम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस काम को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से, बिकॉज ये काम हमारी गैस यानी कि हमारे सिस्टम ने खुद किया। सिस्टम कौन है? हमारी गैस। और अगर आप ऊपर से इस पर खुद फोर्स लगाते हैं, यानी कि आप प्रेस करते हैं इसको, ऊपर से पुश करते हैं इसको, तो फिर जो काम आप सिस्टम पे करेंगे वो पॉजिटिवली डिक्लेयर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन है जो कि सेट है, और आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप ऊपर की तरफ फोर्स लगती हुई देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि गैस वो काम खुद कर रही है, और ये काम जब गैस खुद करेगी तो उसको आप पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, इन पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड। जबकि आप अगर खुद इस पे फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है, ये काम जाहिर है कि गैस तो नहीं करेगी, आप उस पर लगाएंगे। अगर आप इसको कंप्रेस करें तो कंप्रेसिंग में आपका वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा, बिकॉज अब ये काम आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर गैस एक्सपैंड करती है ऊपर की तरफ तो वर्क पॉजिटिव है, और अगर गैस कंप्रेस होती है नीचे की तरफ तो वर्क नेगेटिव है। इसको अगर आप देखें तो ये आखिरी लाइन इसी चीज को शो करें कि बाय कन्वेंशन द वर्क डन बाय, ये बाय के ऊपर जरा गौर करें, बाय अ सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड द वर्क डन ऑन, ये ऑन पे फोकस करें, ऑन द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, और अब आपने थ्रू आउट दिस चैप्टर इस बात का ख्याल रखना है, स्पेशली जब आप हीट इंजन पढ़ेंगे क्लास में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और वर्क डन नेगेटिव कब होता है, ठीक है। सिस्टम काम करे तो वर्क डन पॉजिटिव है, सिस्टम पर काम हो रहा हो तो वर्क डन नेगेटिव है। सिस्टम कौन है? हमारी गैसेस। अब आते हैं क्विज के ऊपर, जो उसके बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। अच्छा, इस चैप्टर की मजे की बात ये है कि इसमें बेतहाशा क्विज, और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको क्विज नजर आएगा। जैसे आप एक स्टॉप लेते हैं ना किसी जर्नी पे जाने के लिए, हर कुछ कुछ देर के बाद आपको क्विज नजर आएगा। तो बहरहाल अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि एक आम हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में वो 37 है। और अगर आप इसको मेडिकली देखें तो मेडिकली जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो ये वाला नहीं यूज करते, वो यूज करते हैं फॉरेनहाइट, और फॉरेनहाइट के अंदर आपका टेम्परेचर 99 होता है नॉर्मल पर्सन का, ठीक है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अ डेड पर्सन? ये मजे की बात है कि डेड पर्सन का टेम्परेचर क्या होगा। डेड पर्सन के अंदर आपको पता है कि कोई ब्लड सर्कुलेशन तो होती नहीं प्रॉपर, और उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी स्टॉप कर जाती है, उसका हार्ट भी पंपिंग करना बंद कर देता है। इसका रीजन ये है कि डेड पर्सन जो है वो एक तरह से क्या कहना चाहिए कि एक ऐसी ही बॉडी है जो कि जैसा से आपके इर्द गिर्द सब चीजें पड़ी रहती है, बेजान चीजें जो कि मूव नहीं कर सकती। तो डेड पर्सन भी तो मूव नहीं कर सकता ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ सी मेज वगैरह ये सब चीजें डेड पर्सन की तरह ही है। तो डेड पर्सन का टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज केप्ट, यानी कि जहाँ पे आप उसको रखेंगे उसका टेम्परेचर, उस जगह का टेम्परेचर जब डेड पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा या कोऑर्डिनेशन कर लेगा, तो फिर डेड पर्सन की डेड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी वही हो जाएगा जो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो उसका अपना खुद से कोई टेम्परेचर नहीं होता, वो वही टेम्परेचर अटेन कर लेती है जो कि उसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर, तो उसकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में आपने देखा होगा कि आपके कमरे की हर चीज गर्म होती है और सर्दियों में ठंडी होती है, बिल्कुल वैसे आपके डेड पर्सन की बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन हेल्दी पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज हेल्दी पर्सन के अंदर अल्लाह ताला ने खास मेटाबॉलिज्म रखा हुआ है और मैकेनिज्म रखा हुआ है जिसमें उसका टेम्परेचर एक खास हद तक मेंटेन रहता है, चाहे बाहर का जो मर्जी टेम्परेचर हो, ठीक है। अब बारी आती है जिसके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें आपने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, वो है इंटरनल एनर्जी। भी आप अगर देखें तो इस पूरे टॉपिक में हम डिफरेंट जो है ना वो उन्हीं को कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी चीजों को ही कवर कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू के साथ, और ये बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा हुआ है अपने चैप्टर 4 के अंदर, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से कि पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आती है, जबकि इंटरनल एनर्जी में तमाम चीजें आ जाती हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? किसी भी चीज की अंदर की एनर्जी, ठीक है ना, अंदर की एनर्जी। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हम जो सिस्टम ले रहे हैं वो सिस्टम हमारे पास क्या है जो नॉर्मली हम कंसिडर करेंगे? सिस्टम हम कंसिडर करेंगे गैस को, ठीक है। तो हमारा मेन जो फोकस इस चैप्टर में वो गैस के ऊपर होगा। तो उसका मतलब है कि हम गैसेस की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। तो गैसेस के अंदर आपको ये समझ आनी चाहिए कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज associated with the random motion of the atoms of the substance is the internal energy of the substance। तो क्या मतलब है कि तमाम की तमाम जो काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, और तमाम की तमाम जो पोटेंशियल एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, अगर आप इनको सम कर लेंगे तो आपके पास जो एनर्जी बनेगी दैट इज गोइंग टू बी द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो आपको सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया भी है कि गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो कभी भी एक जगह पे नहीं रह सकते, बिकॉज उनके दरमियान में बहुत खुली जगह होती है, वो सॉलिड की तरह जैम पैक तो होते नहीं है, इसलिए खुली आजादी है, वो जहाँ मर्जी मूव करें तो वो हमेशा एक बेतरतीब मोशन का शिकार रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। ये सिर्फ गैसेस के अंदर, तभी तो गैसेस आपकी एकदम से एक्सपैंड कर जाती हैं और उनको जहां जाना
कब उनका दिल करता है वो चली जाती है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा है ये आपकी इंटरनल एनर्जी है, मीन्स तमाम इंटरनल एनर्जीज आपके पास एक तरह से क्या होंगी, एक रिप्रेजेंटेशन होगी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की, ठीक है, जिसमें काइनेटिक भी आ जाएगी और पोटेंशियल भी आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको अगर मैं पढ़ूंगी तो डेफिनेटली आपको मतलब एक तरह से टाइम प्रोसेस ही ज्यादा लग जाएगा, बिकॉज आई वुड बी रीडिंग इट आउट, लेकिन अगर आप खुद पढ़ें तो ज्यादा अच्छी बात है। इसकी पहली लाइन अलबत्ता मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। पहली लाइन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी जो हम लेते हैं यहाँ पे वो तीन तरह की होती है, ट्रांसलेशनल, ठीक है, उसके बाद रोटेशनल और उसके बाद वाइब्रेशनल। ये चीज इंपॉर्टेंट है और बाकी पैराग्राफ आपने खुद बैठ के पढ़ना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी आपके लिए सेपरेट करके सॉर्ट आउट करके निकाल दी है, तो ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा काम है। आपका आधा काम मैंने पहले आसान कर दिया कि मैंने चीजें इंपॉर्टेंट उसके चंक्स निकाल के रख दी। अब सिर्फ आप लोगों ने रीड आउट करना है और उसके बाद उसको समझना है, ठीक है। और ये बाकी का काम फिर अब आपका खुद का है। तो काइनेटिक एनर्जी तीन टाइप्स की होती है, या तो ट्रांसलेशनल होंगी, या रोटेशनल होंगी, या वाइब्रेशनल होंगी। और पोटेंशियल एनर्जी तो एक ही तरह की होती है नॉर्मली, उसको हम इसलिए कंसिडर नहीं करते बिकॉज अगर गैस हमारी किसी सिलेंडर में पड़ी हुई है तो सिलेंडर की पोजीशन को हम बार बार छेड़ते नहीं, इसलिए हम जो मेन फोकस करते हैं ना वो उसमें काइनेटिक एनर्जी के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड होती है, बिकॉज वो मुस्तकिल मूव कर रहे होते हैं और मूविंग बॉडी की एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमारा ज्यादा फोकस इसके ऊपर होता है, ठीक है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये तीन टाइप्स की है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ेंगे और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इनकी टाइप्स का मतलब क्या है। ये मेरे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए वो तमाम गैसेस जो कि इस शक्ल की होती है, H2, ठीक है, हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके अलावा Cl2 भी अगर मैं गलत नहीं कह रही थी, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो आपके पास गैसेस हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि इनके एक एक मॉलिक्यूल में दो दो एटम होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि ये अकेली नहीं रह सकती है, जैसा हीलियम वगैरह होती है, ये इनको एक अपने पार्टनर की जरूरत होती है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉर्मली इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर H का यानी कि हाइड्रोजन का एक एटम होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का दूसरा एटम होगा और ये मॉलिक्यूल मिलकर बनाएंगे H2 का। तो इसमें जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है उसकी अगर आप डायग्राम देखें तो क्या है कि ये दोनों के दोनों एटम्स इकट्ठे मिलकर एक डायरेक्शन में आपको जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि लीनियर मोशन करेंगे। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो इनके लीनियर मोशन के लिए इनको जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके साथ साथ डायटोमिक मॉलिक्यूल में अल्लाह ने एक और क्वालिटी दी होती है कि ये रोटेट कर सकते हैं। रोटेट आप देख रहे हैं, लेट सपोज कि अगर ये इस वक्त यहाँ पे यूं करके पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस एक्सिस के लॉन्ग, ये जो वाई एक्सिस है, ये इस वाई एक्सिस के लॉन्ग यूं रोटेट कर सकते हैं जैसे से आप इसका एरो देख रहे हैं। और ये जो एक्स एक्सिस है ये इसके लॉन्ग क्या कर सकते हैं, यूं रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। और जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर ये पड़ा हुआ है, वैसे इसको मतलब पड़ा किसी और तरीके से होना चाहिए था। बहरहाल इसकी अगर आपने बेस्ट डायग्राम देखी, बिकॉज ये डायग्राम आपको हर तरह की चीजें नेट में मिलती हैं, तो मैं आपको जो है वो इजी बना के बता देती हूँ। लेट सपोज के अगर ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे मैंने जो है ना इस वाई एक्सिस के ऊपर इनको रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे इसका दूसरा एटम, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब जिस एक्सिस पे ये पड़े हुए हैं वहां पे ये मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाला जेड एक्सिस है, ठीक है, ये इसके अलोंग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो इनकी रोटेशन ऐसे होगी। और ये जो नीचे वाला एक्स एक्सिस है ये इसके अलोंग भी रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो इनकी रोटेशन ऐसे होगी, ठीक है। तो ये इन दो एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। जिस एक्सिस पे पड़े होंगे इनका सेंटर जहाँ पे होगा ये वहां रोटेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी इस रोटेशन की वजह से गोल गोल घूमने से जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल एनर्जी होगी, जो कि आप चैप्टर 5 में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और इसके साथ साथ एक थर्ड टाइप की एनर्जी और होती है जिसको कहते हैं वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल आपने जो चीज पढ़ी है ये पढ़ी है आपने अपने चैप्टर 7 में, जिसमें आपने स्प्रिंग की एग्जाम्पल दी थी कि जैसा स्प्रिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम होता है और वो आपने एक सपोर्ट के साथ लगाया हुआ होता है, उनके ऐसे आपका जो स्प्रिंग के साथ वो ऑसिलेशन चल रही होती है, वाइब्रेशन चल रही होती है। तो बिल्कुल वैसे ही एक अनदेखा सा एक स्प्रिंग जो है वो इन दोनों के दरमियान में होता है, इन दोनों एटम्स के दरमियान में। जिससे क्या होता है कि आप ये मतलब ये असल में नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि इससे क्या होता है कि ये दोनों क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे। तो ये जो इनकी एनर्जी है ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी। आप नीचे देख भी सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाइब्रेशन भी कर सकते हैं, यूं यूं टू एंड फ्रो मोशन, ये रोटेशन भी कर सकते हैं, गोल गोल घूमना, और ये एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ये सबसे हाई टेम्परेचर पर होती है, उससे कम टेम्परेचर पर रोटेशनल एनर्जी होती है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी आपको हर टेम्परेचर पर मिलेगी। इसका मतलब है कि जब हम
अगर हायर से शुरू करें और टेम्परेचर को कम करना शुरू करें तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा वैसे वाइब्रेशनल एनर्जी सबसे पहले खत्म होती है, फिर रोटेशनल एनर्जी खत्म होती है और बिल्कुल कम टेम्परेचर पर सिर्फ एक एनर्जी रह जाती है, ट्रांसलेशनल, जो कि मौजूद रहती है। ठीक है, तो ये तीन तरह की एनर्जीज हैं जिनका सम आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आएगा, जो कि इंटरनल एनर्जी बनाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसकी एक और एग्जांपल भी आपको नजर आई। ट्रांसलेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल खुद जो है वो इटसेल्फ मूव करेगा पूरे का पूरा। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब ये है कि देखिए आप ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं जैसा से होता है। और रोटेशन का मतलब क्या है कि ये पूरे का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये खुद रोटेट करेगा लाइक दिस। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो ये तीन तरह के मोशंस हैं जिनका क्या मतलब है कि आपकी जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो टोटल क्या बनेगी, वाइब्रेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सबसे कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है, हर जगह पे होती है। रोटेशन उससे हाई टेम्परेचर पर और वाइब्रेशन सबसे हाई टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी एग्जांपल देने के लिए एक और चीज बताई है। ये HCl है। HCl का मतलब आप जानते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मेरे ख्याल है अगर किसी किसी ने केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ी है तो भी उसको HCl का पता है। HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी गैस होती है। एसिड भी होता है इसमें। H जो है वो प्लस आइन होता है, Cl माइनस आइन होता है, दोनों मिला के एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। इनका जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, रोटेशनल मोशन आप देख रहे हैं गोल गोल घूमने वाला है लाइक दिस, और वाइब्रेशनल मोशन की आप टू एंड फ्रो देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बारी आती है इसके बिल्कुल आगे जो क्विज है कि इज द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ओल्ड मैन इज लेस देन दैट ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी यंग मैन। ये आपका पहला क्विज बनता है। एक क्विज के अंदर दो दो चीजें शामिल है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें बहुत क्विजेस हैं, आपको जगह जगह मिलेंगे इस चैप्टर में, एंड यू कांट इग्नोर देम, और आपको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब एवरी क्विज इज सपोज टू बी आंसर्ड बाय यू पीपल, बाय अस, ताकि आपको अच्छी तरीके से सोचने का मौका मिले। तो नंबर वन आपके पास क्या है कि टेम्परेचर जो नॉर्मल हेल्दी ओल्ड मैन का होता है क्या एक नॉर्मल हेल्दी यंग मैन से कम होता है? डेफिनेटली आपको पता है कि कम होता है। इसकी रीजन क्या है ये आपको मैंने यहाँ पे दी हुई है फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन, कि अमंग अडल्ट्स जो बड़े जवान उम्र के बंदे होते हैं, द एवरेज बॉडी टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 97 फॉरेनहाइट। ठीक है, अभी मैंने आपको 99 बताया था ना, वैसे नॉर्मली 97 भी होता है तकरीबन। सेंटीग्रेड में करेंगे तो 36 बनेगा, टू 99 फॉरेनहाइट। अभी देखिए आ भी गया, तो 99 फॉरेनहाइट, 97 से 99 फॉरेनहाइट तक हमारे अडल्ट्स में, ये हेल्दी अडल्ट्स का टेम्परेचर है। ठीक है, अडल्ट्स जो ओवर एज को होते हैं 65, जिनको हम ओल्डर अडल्ट्स कहते हैं, उनमें क्या होता है, द एवरेज बॉडी टेम्परेचर इज लोअर देन 98.6, यानी कि उनका जो टेम्परेचर है वो 99 के मुकाबले में रिड्यूस होकर सिर्फ कितना हो जाता है, 98.6, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ सेंटीग्रेड में कंपेयर करें तो ये सिर्फ 2 डिग्री का, 0.2 डिग्री का फर्क है, लेकिन ये होता है। इसकी रीजन आप क्या दे सकते हैं, स्लो ब्लड सर्कुलेशन कह सकते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पांव थोड़े ठंडे रहते हैं। लेकिन बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस है, 37.2 से सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स सब आपको पता चल गया कि कितना कम होता है। दूसरा वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मजे का है जी। एक ग्लास है जिसमें पानी से आपने भरा हुआ है उसको, और उसमें आइस क्यूब्स हैं जो उसमें तैर रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट्स, यानी कि आपके ख्याल में होगा कि अगर ये ग्लास है और ये पानी से फुल भरा हुआ है और उसमें ये आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, तो आइस क्यूब्स जैसे जैसे मेल्ट होंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि आपको ये जो पानी है ये उबल के, यानी कि ये उबल इन द सेंस कि ये भर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने देखा है नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी assumption है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक कोई आपको सर्व करता है, मतलब तो उसमें किसी के आप हाथ हाँ जाए, अपने घर में भी आप पिए ग्लास में, तो आपने देखा होगा कि आपका ये जो मतलब आपका, सो आपने देखा होगा कि आपका ये जो ग्लास है वो मतलब क्या कहना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होता। ठीक है, सो ओवरफ्लो होने की ना होने की वजह क्या है कि व्हेन एन आइस क्यूब फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स, ठीक है, जब ये मेल्ट होता है आइस क्यूब, तो वाटर लेवल इन द ग्लास रिमेन्स द सेम। वाटर लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर नहीं आएगा। इसकी रीजन क्या है कि द आइस डिस्प्लेसेस एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, एंड व्हेन इट मेल्ट्स इट ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम इन द वाटर। इसकी रीजन क्या है कि बर्फ ने, यानी कि आइस क्यूब ने खास वॉल्यूम जो है ना पानी में घेर के रखा होता है, ऑक्यूपाई किया होता है। जब बर्फ आपकी मेल्ट करती है तो अपने हिस्से के बराबर जो उसने जगह रखी हुई थी उसी में वो पानी मेल्ट हो, जो पानी मेल्ट होता है उसके मेल्ट होने के बाद जो आता है वो उसी हिस्से के अंदर कवर हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा जगह लेगा, एक्स्ट्रा जगह लेगा तो पानी छलक के बाहर आएगा ना। तो आइस क्यूब ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है वो अपने हिस्से के बराबर जब मेल्ट होता है तो उस हिस्से में ही पानी को कवर अप कर लेती है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एक आंसर है जो कि सेकंड क्वेश्चन का है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
अब बारी आती है जी हमारे 10.4 टॉपिक की, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें आप देख रहे हैं कि तीन कैटेगरीज अब इकट्ठी हैं, जिनका भी पीछे इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब ये तीन कैटेगरीज यहाँ पे इकट्ठा हम इनका जो है वो सम अप करेंगे, हीट का, वर्क का और इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, डब्ल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को डब्ल्यू से, और हीट जो है उसकी कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली वैसे हम हीट के लिए क्यू का वर्ड, कैपिटल क्यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो कैपिटल क्यू, कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल यू, ये हमारे तीन टर्म्स हैं। और जब तक आपको ये तीन टर्म्स समझ नहीं आएंगी, आपको क्लास में जो हम टॉपिक आपको कराएंगे हीट इंजन का, आपको तब तक ये चीजें समझ नहीं आ सकती। तो आपको तीनों चीजों में आपने डिस्क्रिमिनेशन और फर्क को समझना है। तीनों को आपने एक ही लाठी से नहीं हाँकना शुरू कर देना, बिकॉज ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और इतना डिटेल इंट्रोडक्शन देने का मकसद भी ये था कि आपको तीनों का फर्क पता चले। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और इंटरनल एनर्जी यू होती है। ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन ये कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो चीज आपको नजर आ रही है ऊपर वाली, ये क्या है? ये आपकी हीट की डेफिनेशन है। हीट कब होगी? हीट आपके पास हमेशा याद रखें कि ये वो चीज है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अगर आपसे कोई कहे कि बहुत ही छोटी बड़ी इंप्रेसिव डेफिनेशन बताएं, तो मेरे नजदीक इससे बेस्ट डेफिनेशन और कोई नहीं हो सकती कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो सफर में होती है वो ट्रांजिट है। जैसा हम कहते हैं कि हम खुद भी ट्रांजिट में ही है। ट्रांजिट जो है वो हर चीज सफर के अंदर होती है। जैसे आपने देखा कि एयरपोर्ट पे एक लाउंज होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट सेक्शन है, कि यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने थोड़ी देर के बाद यहाँ से चले जाना है, क्योंकि वो सफर में है, परमानेंट वहां पे नहीं है। तो हीट भी किसी जगह परमानेंट नहीं रुकती, ये हमेशा क्या करती है, तब तक फ्लो करती रहती है जब तक कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम या कांटेक्ट में बराबर नहीं हो जाती। जैसा भी आपने देखा है कि गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ हीट ट्रेवल करती रहेगी तब तक जब तक कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो हीट हमेशा वो एनर्जी है जो कि हमेशा फ्लो करेगी, सफर में होगी। ये बात आपने दिमाग में बैठानी है, ठीक है। ये एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकती। There's something which flows from the hotter body to colder body till the temperature of the two bodies become equal. इसका मतलब क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, इज कॉल्ड हीट। तो हीट हमेशा फ्लो में या मोशन में रहती है और ट्रांजिट में रहती है, ठीक है ना। जो ऐसे यूनिट है हीट का, उसको हम जाउल से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये है तो एनर्जी ना, सिर्फ ये सफर में है बस, इसलिए। लेकिन असल शक्ल तो उसकी एनर्जी है। आपको समझिए कि एक ऐसी एनर्जी जो हवा में उड़ती फिर रही है, तो इसका मतलब है कि इसको आपने एनर्जी के ही साथ डिक्लेयर करना है। तो उसका यूनिट क्या है? जाउल, ठीक है। और एक तो उसका यूनिट जाउल बनता है, दूसरा इसका यूनिट बनता है कैलोरी। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। तो इसका बिगर यूनिट है वो जाउल है, और अगर आपने इससे थोड़ा सा छोटा यूनिट यूज करना है तो उसको हम कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने ये फूड चार्ट्स में भी ये कैलोरी लिखा होगा। तो ये कैलोरी है, क्योंकि कैलोरी में भी वही वाली बात है कि जब आपके फूड पार्टिकल्स अंदर बर्न अप होते हैं आपके स्टमक के अंदर, तो उनसे जो हीट रिलीज होती है जो आपकी बॉडी को चाहिए होती है, वो आपके पास कैलोरी में आती है, ठीक है। तो कैलोरी को आपने कैसे डिफाइन करना है, या बुक में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा कि कैलोरी इज डिफाइंड एज द एनर्जी नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी हीट आप कब कहेंगे, कब आएगी? जब वो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दे, तो वो जो हीट आपको चाहिए वो 1 कैलोरी, ठीक है। और 1 कैलोरी के बाद इसका एक ऑर्डिनेट भी होता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी का मतलब है कि थोड़ा सा ये कैलोरी से बड़ा यूनिट होगा, ठीक है, KCAL। और किलो कैलोरी क्या है? मेरे ख्याल आपको सबको समझ आ गया होगा कि इट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। ऊपर क्या था? 1 ग्राम। अब क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी और किलो कैलोरी में क्या फर्क है कि ऊपर कैलोरी में 1 ग्राम ऑफ पानी था जिसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना था, और नीचे 1 kg पानी है जिसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, किलो कैलोरी के लिहाज, ठीक है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि जाउल और कैलोरी में क्या रिलेशनशिप है, तो मेरे ख्याल है सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 1 जाउल जो है वो कितने कैलोरीज के बराबर होता है? 4.12 कैलोरीज, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो, ठीक है। ये आपके पास है 1 जाउल और कैलोरी का रिलेशन ये होता है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। किलो कैलोरी के साथ आप खुद निकाल सकते हैं कैसे, अब आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपने हीट को यहाँ पे डिफाइन किया, जिसको हम नॉर्मली कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से नहीं करते, कैपिटल क्यू से। वर्क के बारे में तो आप सब जान चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। इंटरनल एनर्जी के बारे में भी जान चुके हैं। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो मैंने अगेन आपकी बुक से लिया, वो क्या बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसी जगह उन्होंने ली है आपके सामने जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि काम करने से आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है या उसका टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है? इट इज पॉसिबल टू वार्म अप योर हैंड्स बाय रबिंग देम टुगेदर। सर्दियों में आपने ये देखा है कि आपको जब सर्दी ज्यादा लगती है अपने हाथों को रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके हाथ गर्म, आपको वार्म महसूस होती है। इसकी रीजन ये है कि आपने जब हाथों को रगड़ा है तो आपने उस पर काम किया, मैकेनिकल काम, और वो काम किस में कन्वर्ट होगा? आपकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा।
और इंटरनल एनर्जी से क्या हुआ, हीट निकलकर आपके मैकेनिकल एनर्जी से आपके हाथों के अंदर जाके उसने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया, जिससे आपको गर्मी फील हुई है और आपके हाथों का टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ठीक है। उसके बाद अगली वाली सिचुएशन क्या है कि व्हेन वी हिट अ नेल विद अ हैमर इनटू वुड द नेल गेट्स हॉट। जब आप टेबल पे कील रख के ठोकते हैं तो कील जब उसके अंदर जाती है तो भी वो गर्म हो जाती है। इसकी रीजन क्या है, अगेन कि आपको वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर ऑफ द जो वुड है या जिस जगह पे आप कील ठोक रहे हैं वो राइज करता है। जब भी मैं किसी जगह पे टेम्परेचर की बात करूं तो वहां पे इंटरनल एनर्जी आती है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ही आपने अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी, ठीक है। टेम्परेचर का राइज करना आपको क्या बताता है कि इंटरनल एनर्जी यानी कि यू राइज कर रहा है। वर्क डन को डायरेक्ट आप टेम्परेचर को हीट अप करने के लिए या टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, तमाम सिचुएशंस वही हैं। और हीट क्या करेगी, जब आप काम करेंगे तो ये हीट ट्रेवल करके कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। और हीट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था कैपिटल क्यू से, ठीक है। जो कि कहाँ से कहाँ जाएगी, वर्क डन से यू, मतलब एक तरह से वर्क डन की कन्वर्जन होगी यू के अंदर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में। सिमिलरली थर्ड वाला प्रोसेस क्या है कि व्हेन वी कर्ड कर्ड इन अ वेसल, कर्ड कर्ड का मतलब सॉरी, व्हेन वी क्या कहना चाहिए, स्टर कर लें, अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लग रहा है तो यानी कि जो आप दही को जो है वो क्या कहना चाहिए, फेंटते हैं, ठीक है। तो कर्ड को जो आप फेंट रहे होते हैं तो उसमें आपको पता है कि जो आपके बर्तन के मतलब आपकी जो बर्तन है उसको आप गर्म महसूस करते हैं। उसकी भी रीजन ये है कि आप इतना जब हैवी मैकेनिकल काम कर रहे हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, जिससे टेम्परेचर हीट अप होगा। और आखिर में क्या है कि पंपिंग का पट आया है, द हैंड पंप हीट्स अप द पंप। ये तो आपने देखा होगा कि ये जो साइकिल का पंप होता है, जब उसमें आप हवा भर रहे होते हैं और आप पंप को चला रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं बार बार, तो आपने देखा होगा कि पंप हीट अप हो जाता है। तो उसकी रीजन भी यही है कि आपका, लेकिन तमाम सिचुएशन में आपने देखा होगा कि आप काम कर रहे हैं, काम का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में। और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वार्म अप हो रहा है, ठीक है ना। और ये वार्म अप कैसे हो रहा है कि इन तमाम चीजों में आपने ये देखा है कि हाथों को गर्म करने में, कील ठोकने में, दही को वो फेंटने में और पंप को ऊपर नीचे करने में आपने चूल्हा यूज नहीं किया और ना ही आप स्टोव करके उसको गर्म करें, लेकिन इसके बावजूद टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हीट है और ये वर्क है और इंटरनल एनर्जी, ये तीनों चीजें आपस में गहरा ताल्लुक रखती हैं और तीनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। यही बेस बनेगा आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्यों रखा गया है, ताकि आपको फर्स्ट लॉ की समझ आ सके, ठीक है। बाकी अब आपने ये नीचे वाली चीजें खुद पढ़नी है बैठ के, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी रख दी गई है सॉर्ट आउट करके, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप अपना टाइम लगाएं और उसको बैठ के पढ़ें, ठीक है। क्विज के ऊपर हम आते हैं। क्विज अगला जो दिया हुआ है इसके फौरन बाद वो क्या है कि बोर विद अ स्मॉल ड्रिल इनटू अ हार्ड बोर्ड। एक हार्ड बोर्ड में आप सुराख करें स्मॉल ड्रिल के साथ, ठीक है। द ड्रिल बिकम्स हॉट टू टच, यानी कि अगर उसको सख्त लकड़ी के अंदर आप सुराख करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म कि उसको आप हाथ नहीं लगा सकते अपनी ड्रिल मशीन को। क्यों, वजह पूछिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम हार्ड बोर्ड को रिप्लेस करके सॉफ्ट बोर्ड लें तो फिर क्या होगा। और ये जो अगला वाला सवाल है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है, इसको नीचे होना चाहिए था, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। तो पहले हम यहाँ तक, ये जो ऊपर वाला सवाल है यहाँ तक बात करते हैं। तो इसका जो है ये ऊपर वाला पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। क्या नजर आ रहा है कि व्हेन अ बोर्ड इज मेड इन अ हार्ड बोर्ड, the friction between the drill and the board is quite large. A large amount of work has to be done in making the board, which produces a large amount of heat and the drill becomes too hot to touch. मेरा ख्याल है कि इंग्लिश आप सबकी इतनी अच्छी है कि आप इसको समझ रहे होंगे कि मैंने क्या आपसे बात की है, इतना कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है ये। सो इन केस ऑफ द सॉफ्ट बोर्ड, जब सॉफ्ट बोर्ड में ये चीज होगी तो फ्रिक्शन कम होती है, कम काम करना पड़ेगा आपकी ड्रिल को। तो इसका मतलब ये है कि हीट भी कम प्रोड्यूस होगी और फिर इतना टेम्परेचर नहीं होगा। लेकिन हार्ड बोर्ड में बहुत ज्यादा होगा, इतना कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। इसी सवाल का जो अगला पार्ट है ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, इसको उसके साथ ही नीचे होना चाहिए कि व्हाई अ स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू स्टोन्स कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। ये वही वाली बात है कि ये खास किस्म के पत्थर होते हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रही तो ये चकमाक के पत्थर होते हैं, अगर आपने सुना चकमाक, ठीक है, उर्दू में ये वर्ड है। तो ये पत्थरों को जब आप रगड़ते हैं तो आपको जो है वो रोशनी नजर आती है या आग दिखाई देती है। तो इसकी रीजन क्या है कि द स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज व्हेन टू स्टोन्स आर रब टुगेदर देयर इज फ्रिक्शन एंड ड्यू टू दिस रबिंग एक्शन द वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये सवाल का जवाब एग्जैक्टली आप वहां पे भी ढूंढ सकते हैं या लगा सकते हैं कि अगर आपको याद है कि वाई, आपका ये जो पीछे वाला था कि वाई रबिंग अप योर हैंड्स गिव यू अ वार्म फीलिंग, क्यों आपको गर्म फीलिंग का एहसास होता है जब आप रब करते हैं। तो उसकी रीजन भी यही है कि फ्रिक्शन की वजह से आपने क्या किया, वर्क किया, और वर्क जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, हीट में, जिस द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस कोलिजन इज एन inelastic collision and its mechanical energy is lost in the form of light energy which appears as a spark, ठीक है। inelastic collision वही होता है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो ये ऊपर वाले सवाल का जवाब नहीं है, ठीक है।
आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर की पार्ट 1 का कवर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें बाकी हिस्सा कवर करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या बनता है, इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। मेरा ख्याल है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बात। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि हीट का, वर्क का और इंटरनल एनर्जी का आपस में गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्विवेलेंस डिटरमाइन करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले किसने डिटरमाइन की थी, ये 1845 में जॉल ने डिटरमाइन की थी, और उसने एक्सपेरिमेंट किए थे ये बताने के लिए कि ये जो अमाउंट ऑफ वर्क यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, ये हीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यानी कि इसने आसान अल्फाज में क्या कहा, उसने ये कहा कि ही शोड दैट व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप किसी जगह पे काम करते हैं तो वहां पे आप हीट को प्रोड्यूस करने की वजह बन सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे भी आपने पीछे पढ़ा है कि रबिंग करें हैंड्स की, या पत्थरों को रगड़ें आप, या ड्रिल मशीन को आप डालें, तो इन तमाम चीजों में बगैर किसी स्टोव के, बगैर किसी फ्लेम के, बगैर किसी कैंडल के, बगैर किसी चूल्हे की आप चीजों को गर्म करें, सिर्फ काम करके। इसका मतलब है कि काम का हीट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। तो हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, जैसे मैंने भी आपको बताया था। और काम तो काम होते हैं, तो इसका मतलब है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। और यहाँ पे इनके दरम्यान में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा ये है कैपिटल जे। और कैपिटल जे को उसने क्या कहा अपने नाम पे, उसने इसका यूनिट जाउल रखा, जिसको उसने जाउल्स कांस्टेंट कहा। और उसने क्या नाम रखा है इसका, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी कि आपको ये बताएगा कि जब हम किसी चीज पे काम करते हैं तो कितनी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होने की वजह बनती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे को आप क्या करें, डिफाइन करें, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैंने लिखी हुई आपके सामने डेफिनेशन रखी हुई आपकी बुक वाली। द रेशियो ऑफ वर्क डन इन जाउल्स टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज, ठीक है, इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन से जे को निकालें तो जे क्या बनेगा, जे इज गोइंग टू बी वर्क डन डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे आपने हीट को लेना है कैलोरीज में, क्योंकि उसने ऐसे लिया था, ठीक है। और आपने ये जो वर्क डन है इसको किस में लेना है, ये तो होता ही जाओ उसमें स्टैंडर्ड यूनिट है इसका। तो ये आपके पास बनेगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में आल्सो भी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि अक्सर पेपर में आ जाती है, इसलिए मैं रखी है आपके सामने। इट इज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। और इसकी जो असल वैल्यू थी वो क्या थी, इसकी असल वैल्यू ये थी कि 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 जाउल पर कैलोरी। या सिंपल आप इसको कैलोरी कह लें, यहाँ से इसको हटा दें। और यही वाली बात थी कि मैंने इसको अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4.18 था, उसको मैंने 4.12 कर दिया था, अब इसको 18 करना है, ठीक है। तो 4.2 होता है या 4.18 होता है, तो इसको यहाँ पे करेक्शन भी कर देते हैं। शायद मैंने गलती में 4.2 की जगह पे 4.12 लिख दिया था, लेकिन असल में ये 4.2 होता है। और 4.2 कैसे होता है वो आप देख रहे हैं, तो राउंड ऑफ करके 4.18 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.12 मैंने शायद 4.2 के उस बिहाफ पे लिख दिया था। सो 4.18 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4.2 बनेगा। ये आपके पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की एग्जैक्ट वैल्यू है जो उसने निकाली थी। और ये जाउल है, जाउल किसके इक्वल होता है, 4.18 कैलोरी के, ठीक है। कैलोरी छोटा यूनिट है और जाउल आपका बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो ये आपका वो फिनोमेना था। और इसके साथ ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल क्या है कि हीट इंजन ऑपरेट्स, हीट इंजन भी आपने पढ़ना है। हीट इंजन ऑपरेट्स विद 65 किलो कैलोरी के स्मॉल के कैलोरी का मतलब है किलो कैलोरी। ये आपके पास किलो कैलोरी जो है वो क्या होगी, डेफिनेटली हीट होगी। हीट सप्लाइड एंड एग्जॉस्ट 40 किलो कैलोरी ऑफ हीट, ठीक है। हाउ मच वर्क डिड द इंजन डू। असल में बात ये कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हीट इंजन के साथ ही आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हम इसको कर लेते हैं। हीट इनपुट जो है वो कहने की कितनी आ रही है हमारे पास, जो हम दे रहे हैं उसको वो इतनी है, और हीट जितनी वो निकाल रहा है बाहर वो इतनी है। तो टोटल हीट कितनी आएगी आपके पास, टोटल हीट आएगी, कि आप इन दोनों हीट्स को माइनस कर लें, ठीक है। जो अंदर जा रही है और जो बाहर जा रही है उसको भी माइनस कर लें, ठीक है। तो माइनस करके आपके पास आएगा क्यू एच माइनस क्यू एल। अभी आपने क्यू एच और क्यू एल के चक्रों में नहीं पढ़ना, जब तक आप हीट इंजन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये क्यू एच और क्यू एल समझ नहीं आएंगे। आप सिर्फ ये करें कि आप एक को Q1 कर दें और एक को आप Q2 कर दें और दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आ गई। फॉर्मूला वही पीछे वाला है, ये वाला W इज इक्वल टू जे क्यू। तो यहाँ पर आपने जे की वैल्यू 4 पॉइंट आपको ये मतलब आती है, ठीक है। ये आपने डाली और उसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है वैल्यू। 4 पॉइंट ये पॉइंट है, ठीक है, इट्स नॉट कॉमन, ये पॉइंट है, याद रखिएगा। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जनाब 4.18 कैलोरीज की, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया, राइट। लेकिन अगर आप ये चीज किलो कैलोरी में करेंगे, बिकॉज यहाँ पे
यूनिट जो है वो किलो कैलोरी में आएगा, तो फिर ये पूरी की पूरी चीज 1000 से मल्टीप्लाई होगी और आपके पास ये चीज है। यहाँ तक बेशक कर लें, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको फिर यहाँ तक भी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये जो चीज आपके पास आ रही है कि किलो कैलोरी में आएगी, चीज वही है, फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आप देखें जाउल पर किलो कैलोरी आ रहा है आपके पास लाइक दिस। ठीक है, और ये किलो कैलोरी इसलिए जरूरी है कि बस यहाँ पे भी किलो कैलोरी है, हीट के अंदर भी, तो वो आपने माइनस करना है Q1 माइनस Q2 को, उसके बाद इसकी वैल्यू 4.18 नहीं डालनी बल्कि 1000 से मल्टीप्लाई करके ये डालनी है, और डालने के बाद ये आंसर आएगा जिसको आप किलो जॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस पूरी वैल्यू को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास किलो जॉल्स आ जाएगा और ये आंसर बनेगा। ठीक है, ये है आपका वर्क डन। तो याद रखें कि वर्क डन का जो यूनिट है वो हमेशा जाउल्स होता है। ठीक है, और जे का जो यूनिट है वो हमेशा क्या होता है, किलो कैलोरी पर जाउल, और हमारे पास जो हीट है उसका यूनिट हमेशा क्या होता है, कैलोरी। ठीक है, या कैलोरी या फिर किलो कैलोरी, राइट। अच्छा, इसके बाद ये जो है, इसके ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज आपको लगे हाथों बता दूं, ठीक है, जो जरूरी है व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ कन्वेंशन हम सीख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्लियर करूँ ड्राइंग्स को। ठीक है, कन्वेंशन हमारे पास क्या है जनाब, कि अगर हमारे पास इको सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम वही है कि इसमें गैस मौजूद है। ठीक है, तो याद रखें कि अगर इसमें हमारे पास हीट एंटर हो रही है, ठीक है, एंटरिंग हीट है, तो इस एंटरिंग हीट को हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये कन्वेंशन है। और अगर इस सिस्टम से हीट निकल के बाहर जा रही है तो इसको हमेशा हमने क्या लेना होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है आज के बाद। इसी तरह से अगर सिस्टम जो है वो काम कर रहा है खुद से, सिस्टम यानी कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो इसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर सिस्टम पर काम किया जा रहा है, ठीक है, तो इस सिस्टम को आप क्या लेंगे, या इस वर्क को आप क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर सिस्टम पर काम किया जा रहा है ऊपर से तो ये नेगेटिव है, सिस्टम खुद काम कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, हीट एंटर हो रही है तो पॉजिटिव है, हीट बाहर निकली तो नेगेटिव है। इसी तरह से अगर सिस्टम का जो टेम्परेचर है, यानी कि गैस का टेम्परेचर अगर राइज करता है, यानी कि वो इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है, मैं अपवर्ड लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो वाइस वर्सा क्या होगा, कि अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी होगी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इसका ताल्लुक इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। तो आपने याद रखना है कि यू अब कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, क्यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और वर्क कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। बिकॉज अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें हमने डब्ल्यू, क्यू और यू को देखा है। ठीक है, ये तीन चीजें, ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल बना के हम इसको क्या करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे, और जब इक्वेट करेंगे तो वही हमारा बनेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये जो इनका रिलेशनशिप है, इनकी कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम जाते हैं दोबारा से अपनी उसी स्लाइड पर, इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे, और यस, यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जाउल्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ जे। वैल्यू ऑफ जे को निकालने के लिए जाउल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑफ कोर्स। तो ये सवाल मुझे अच्छा लगे कि पेपर में आ भी सकता है कि वैल्यू ऑफ जे की सिग्निफिकेंस क्या है, अभी आपने पढ़ी भी है पीछे। तो बेसिकली ये क्या है कि जाउल प्रूव दैट, इसका आंसर है ये जो मैंने रखा है आपके सामने, जाउल प्रूव दैट हीट इज एनर्जी। इट वॉज प्रीवियसली, ये बिल्कुल एक नई बात थी कि आप हीट को भी एनर्जी माने, क्योंकि इससे पहले ये समझा जाता था कि इट इज मतलब द हीट वॉज प्रीवियसली बिलीव्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि लोग ये कहते थे कि क्यों जो है इसका ताल्लुक एनर्जी के साथ नहीं है, लेकिन उसने ये प्रूव किया कि हीट एनर्जी ही है। और जाउल्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट हीट वॉज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या किया, उसने जाउल ने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट निकाला। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम कैपिटल जे कहते हैं, और उसकी वैल्यू उसने क्या निकाली, 4.186 जाउल पर कैलोरी। बहुत सी जगहों पे वेरिएशन आती है, जैसे वहां पीछे 4.184 थी, तो आप इसको 4.184 कर लें, बार इतनी छोटी चीज से फर्क नहीं पड़ता। 4.18 तो आपको कंफर्म होना चाहिए जाउल पर कैलोरी, अगर ये किलो कैलोरी में होगा तो फिर ये 4184 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किलो कैलोरी के लिए। और 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर इज द मेजर ऑफ एनर्जी एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg विद कांस्टेंट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फॉर 1 मीटर। उसने क्या बताया कि अगर आपने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है हीट के अंदर, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप एक रिलेशनशिप बनाएं डब्ल्यू और क्यू का, तो मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज पे काम किया, मैकेनिकल एनर्जी कितना काम किया, 1 न्यूटन फोर्स के बराबर, या देख रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स आपने लगाई उस पर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ये मैकेनिकल एनर्जी काम आपने किया। जब ये काम आप करेंगे उसके ऊपर, तो वो जो एनर्जी है वो कितनी कन्वर्ट हो जाएगी, 1 जूल। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये बनती है मैकेनिकल इक्विवेलेंट।
और लगे हाथों अगर मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट भी दिखा दूं तो ये उसके एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोसेस था जो उसने एज्यूम किया था। और उसने, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर एक हैंडल नजर आ रहा है जो कि रोटेट करेगा। ये एक तरह से पुली टाइप चीज तो नहीं, पुली तो नहीं कह सकते, पुलिस तो ये है जिसमें एक तरफ आपने मैस के साथ वेट लटकाया हुआ है, एक तरफ मैस के साथ वेट लटकाया हुआ है। ये वेट कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक तरह से बैलेंस रखने के लिए। और आप इसको सिर्फ घुमा रहे हैं, और घुमाने से आप देख रहे हैं नीचे ये जो आपको ये चीजें नजर आ रही है ना, ये पैडल्स हैं, ठीक है। ये पैडल्स आप घुमा रहे हैं बिल्कुल वैसे जैसे कि हम दही को फेंटते वक्त अपनी जो है वो कर रहे होते हैं। और विस्कर, आप जब अंडा फेंटते हैं तो विस्क आप जो कर रहे होते हैं उसको विस्कर से, तो वो भी बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। पानी के अंदर आपने ये सब चीजें डाली हुई है और थर्मोमीटर भी डाला हुआ है, ये थर्मोमीटर है। तो जब आप इसको काम करते रहेंगे इसके ऊपर, यानी कि आप इसको ये ऊपर से घुमाते रहेंगे बिल्कुल दही की तरह या अंडे की तरह, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर राइज करेगा। अब आप देखें यहाँ पे कोई चूल्हा नहीं है जिससे आप पानी को गर्म कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद पानी का टेम्परेचर राइज हुआ है। यहाँ से वो दिखाने में ये कामयाब हो गया कि वर्क डन जो उसने किया वो किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ। और फिर वो वजह बना के इसकी पानी के टेम्परेचर के राइज होने की, ठीक है। तो यू डब्ल्यू क्यू और यू ये तीनों एक ही जगह पे आपको मिलेंगे एक ट्राइंगल की फॉर्म में, और ये हमेशा कनेक्टेड होंगे, ठीक है। सो जनाब, आई होप सो कि आपको ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपको चीज़ नहीं समझ आती तो प्लीज़ अपने टीचर से आप ज़रूर पूछें, ठीक है। और आई होप सो कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर फर्स्ट सेशन, और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल दैट सेशन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।